हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। इस वीडियो में केमिस्ट्री की संपूर्ण बुक के 80 इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको ईमानदारी से अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, जो तरीका आज मैं बताने वाला हूँ, तो बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी 70 में से 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस वीडियो को पूरा देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आज के। तो आज का पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा मोलरता। मोलरता की परिभाषा और इससे बनने वाले न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके लिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा मोलरता के लिए, यानी m बराबर क्या होता है, W गुणे 1000 बटे m गुणे v, किसमें, मिलीलीटर में। यहाँ पर चाहे बिले के, ठीक है, WB और MB भी मान सकते बिले के लिए, तो बिले का भार और बिले का अनुभार। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, तो ध्यान रखना है कि इसके लिए फार्मूला होता है और इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो न्यूमेरिकल हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल हल करें। ऐसे ही सेम अगला प्रश्न है मोलरता। इम्पोर्टेंट ए भी प्रश्न होता है और इम्पोर्टेंट ए भी बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसे मान लो कैपिटल M से लिख सकते हैं, सूत्र सेम हो जाता है, ठीक है। और MB मान लेते, WB गुणे MB मान लेते, बिले के लिए मान लेते हैं, और यहाँ पर WA मान लेते हैं बिलायक के लिए, किसमें, ग्राम में नापते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये भी होता है। तो मोलरता की परिभाषा ही बन जाती है, टिप्पणी करने के लिए आ जाती है। 3-4 पर के मोलरता मूल प्रभाज पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए अगला प्रश्न है मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मूल प्रभाज के लिए आपने फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, इससे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो यानी बिले विलायक के मूलों की संख्या और उस बिले अनुपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। तो मान लेते हैं कि मान लीजिए क्या होगी, मूलों की संख्या और किसी पदार्थ के एक चाहे बिले और विलायक के मूलों की संख्या और किसी बिले अनुपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। ये तीनों प्रश्न टिप्पणी करने के लिए भी आ सकते हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, तब ये प्रश्न तीनों टिप्पणी में पूछ लिए जाएंगे। फिर अगला आ जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इससे भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन भी पढ़ लेना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसे हम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, जो कि है हेनरी का नियम, इसकी सीमाएं और इसके अनुप्रयोग इम्पोर्टेंट है। तीनों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। हेनरी का नियम भी आना चाहिए, इसकी सीमाएं भी आना चाहिए, इसके अनुप्रयोग भी तैयार करना है, ठीक है। फिर राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम की सीमाएं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते। तो इंपॉर्टेंट ये दोनों होते हैं, तो प्रश्न आ जाते हैं। हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम की सीमा लिखिए। राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम की सीमा लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। फिर क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टी भी, ठीक है। जैसे आवाज़ के 100 गुणे के बी गुणे क्या हो जाता है, सेम जे मोलरता के समानुपाती होता है। तो WB क्या होता है, 1000 बटे क्या हो जाएगा, MB गुणे क्या होता है कि जो मोलरता के लिए, तो वे मान लेते हैं कि जो आपका WA मान लेते हैं, WB। तो ये सब के भी क्या हो गया, उसका उन्नयन स्थिरांक यानी क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक हो जाता है, यानी डेल्टा टी भी किया हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, इनसे भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो ये हुआ हिमांक में अवनमन, इंपॉर्टेंट प्रश्न, डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, सेम फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पर KF हो जाता है केवल। तो इम्पोर्टेंट है ये दोनों, तो ध्यान रखना है। फिर है परासरण तथा परासरण दाब, इम्पोर्टेंट है। परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, साथ में अगर हो सके तो एक प्रश्न और होता है विसरण भी पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, थोड़े आ जाता है भी। तो परासरण तथा परासरण दाब दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और वान ठाप गुणक, फिर मोलर चालकता, इंपॉर्टेंट प्रश्न, विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। तो इनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको तैयार किए। फिर देखिए फैराडे के दोनों नियमों को तैयार करना है, ठीक है। फैराडे के दोनों नियम, कोलराउस का नियम और इसके अनुप्रयोग, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भाई बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में, बहुत मेहनत भी लगती है वीडियो को बनाने में। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, भाई को सपोर्ट भी जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव,
इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, अगला विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इसके अनुप्रयोग भी आ जाते हैं, तो अनुप्रयोग भी आपको याद होने चाहिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के। फिर देखिए नेरिस्ट समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेरिस्ट समीकरण आ जाता है, नेरिस्ट समीकरण के निर्धारण तो पढ़ना है अच्छे तरीके से। फिर देखिए सेल, और सेल में मान लेते प्राथमिक द्वितीयक सेल आपने वैसे तो पढ़े होंगे, एक सीसा संचयक सेल और ईंधन सेल इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करना, लेकिन प्राथमिक द्वितीयक सेल की परिभाषा भी याद कर लेना है, ठीक है। फिर देखो अब जुड़ चुके ये प्रश्न, देखो संक्षारण साल भी क्या हुआ, अगला टॉपिक आया कि संक्षारण क्या होता है, तो संक्षारण इंपॉर्टेंट इस साल, तो संक्षारण को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं, और शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, और साथ में शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो वेग स्थिरांक यानी ये किसके लिए, k बराबर x/t, यानी किसके लिए शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए आपने पढ़ा होगा कि k बराबर क्या होता है 2.303/t, क्या होता है log a/a-x। ये सब निकालने के आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली बनते हैं। तो ऐसे कोई अभिक्रिया कितने समय में कितनी % पूर्ण हो रही है, तो उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो 4 नंबर यानी लॉन्ग बन जाएंगे, 4 नंबर 5 नंबर होता है लॉन्ग, आपका उतने बन जाता है। फिर अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत बार, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी तैयार कीजिएगा। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, और संक्रमण तत्व तथा उनके लक्षण। देखिए एक बात मैं खुद वैसे अभी तक मैंने जो देखा है कि जो आपकी फर्स्ट बुक होती है, यानी भाग 1 होता है केमिस्ट्री का, भाग 1 से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, भाग 1 से, जिसमें 1-2 चैप्टर जो सबसे ज़्यादा, जैसे पहला विलियन वाले विद्युत, और ये जो आपकी जो यहाँ पर जो शून्य कोटि यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक, यहाँ तक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक वो आपका लिगेंड वाला पार्ट चैप्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से तैयार करना भी हम आगे पढ़ने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि संक्रमण तत्व तथा इनके लक्षण। और आप जितनी तो उसकी परिभाषा इम्पोर्टेंट नहीं होती, जितनी संक्रमण तत्वों के लक्षण इम्पोर्टेंट होते हैं। मान लीजिए पूछ लिया कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों दर्शाते हैं, या मतलब क्यों भी KD ब्लॉक के तत्व कैसे, उनके लक्षण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लक्षण को अच्छे तरीके से तैयार करना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, सब अच्छे तरीके से तैयार करना है। चलिए तो हम और प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए तो देख लेते हैं अगले टॉपिक। तो प्रश्न नंबर 27 है, टॉपिक नंबर 27 है आंतरिक संक्रमण तत्व, यानी जिन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, यानी F ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। इनके लक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट, और परिभाषा भी जितने पहले बता चुके हम, कि जैसे D ब्लॉक के यानी संक्रमण तत्वों के जितने लक्षण इंपॉर्टेंट है, ऐसे इनमें लेंथेनाइट एक्टिनाइट में बांटा गया है। तो अगला प्रश्न से बता, लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो अगला है लिगेंड जी, इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हो। लिगेंड और लिगेंड के प्रकार अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर ऐसे ही इसके साथ आपने पढ़ा होगा कि इसमें एक IUPAC आ जाती है, यानी उपसय संयोजकता, उपसय संयोजक IUPAC नामकरण। वे 2-3-4 प्रश्न जरूर आते हैं, 2-3 प्रश्न जरूर पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित के IUPAC नामकरण, यानी अगर आ जाएगा ब्रैकेट में ऐसे बोला कि FE, आपने पढ़ा होगा है कि FE से मान लो NH3, ठीक है, का होल ट्वाइस, मतलब 2 और बाकी उपसय संयोजक संख्या SO4, यानी ये बंद वाली संरचना जो आ जाती है उपसय संयोजक यौगिक कहलाते हैं। इनका IUPAC नामकरण करने के लिए आ जाती है, तो नामकरण IUPAC नामकरण करना भी आपको आना चाहिए। तो हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो है, यानी बना चुके हैं हम, IUPAC नामकरण करना बहुत बेहतर तरीके से कहा है, तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, तो उन्हें जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। फिर देखिए संयोजकता का बर्नर सिद्धांत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संयोजकता का आबंशिक ज्ञात, यानी BVT, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हेलो एल्केन तथा उनके रासायनिक गुण सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। अब यहाँ पर हेलो एल्केन तो हो जाएगा, ठीक है, हेलो एल्केन तो आ जाएगा, लेकिन इनके रासायनिक गुण सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। अब इनकी जो इसे बनाने की विधि, इनके रासायनिक गुण सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। ऐसे हेलो एरिन और उसके रासायनिक गुण बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। फिर देखिए
यहाँ पर कुछ चीज़ें जो अलग से मैंने लिखी हुई हैं जो इम्पोर्टेंट होंगी, जैसे DDT बनाने की विधि आ जाए, आयोडोफॉर्म या फ्रेऑन 12, तो इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी तैयार करिए। तीनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DDT बनाने की विधि, आयोडोफॉर्म या फ्रेऑन 12, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एल्कोहल तथा गुड़, यानी एल्कोहल क्या हो, एल्कोहल कैसे प्राप्त बने, कैसे बनाए जाते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसके गुण क्या क्या हैं, रासायनिक गुण क्या क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल, इनकी पहचान के लिए एक प्रश्न है, सबसे इम्पोर्टेंट है ल्यूकास परीक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ल्यूकास परीक्षण को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है फिनोल तथा उसके रासायनिक गुण और उसके प्रयोगशाला विधि, इंपॉर्टेंट है, तैयार कीजिएगा। फिनोल के रासायनिक गुण को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यानी आपने पढ़ा होगा कि मान लो जैसे एक रिंग बना दी जाए और इसके ऊपर OH लगा दिया जाए तो एक फिनोल है, यानी C6H5OH, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके रासायनिक गुण, ईथर इम्पोर्टेंट है, ईथर को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ईथर के गुण, ईथर कितने प्रकार का होता है, यानी सम्मित असम्मित ईथर पढ़े होंगे आपने। तो इसी प्रकार डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। फिर एल्डिहाइड तथा उसके गुण, एल्डिहाइड और उसके गुण, रासायनिक गुण सबसे इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। यानी एल्डिहाइड CHO समूह, तो अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि और बेंजिल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट है, तो प्रयोगशाला विधि जरूर तैयार कीजिएगा। एक ना एक पेपर में आपके प्रयोगशाला विधि जरूर पूछी जाएगी, तो तैयार कर लीजिएगा। ऐसे कीटोन और कीटोन के रासायनिक गुण, एसीटोन की प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट होगी, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। कार्बोक्सिलिक अम्ल और फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट होगी। और टॉलुइन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा एमीन तथा उसके गुण, एमीन बनाने की विधि, एमीन के रासायनिक गुण, ठीक है, सबको तैयार करना है। ऐसे ही एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि वेरी इंपॉर्टेंट होगी ये प्रयोगशाला विधि। और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, देखो कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। तो कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे किया जाता है, और तो इसका कल क्या होता है, एक मोलेस परीक्षण होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए करा जाएगा। फिर देखिए ग्लूकोज तथा उसके गुण, यानी ग्लूकोज को कैसे बनाया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट होगी ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना आपको बनाना आना चाहिए, इसके गुण, साथ में फ्रक्टोज और सुक्रोज के बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए। चलिए आगे और भी प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि हमें कितने टॉपिक, 80 टॉपिकों को कवर करना है। चलिए तो अगले टॉपिक देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक है एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल को परिभाषित करना है, तो एमिनो अम्ल। फिर अगला है प्रोटीन क्या है, यानी प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के महत्व, उनके कार्य और उनकी संरचनाएं, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न लास्ट चैप्टर से है जो। तो अगला है एंजाइम हार्मोन्स, एंजाइम के बारे में पढ़ना है, हार्मोन्स क्या होते हैं पढ़ना है, और साथ में विटामिन के प्रकार, विटामिन के स्रोत, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन के कौन कौन से जितने प्रकार होते हैं, उनके स्रोत, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। फिर अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको देख सकते हो, DNA की द्विकुंडलित संरचना, जो वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। फिर DNA तथा RNA में अंतर, ये प्रश्न तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। अब मैं खुद नहीं बता सकता हूँ कितनी मेहनत लग चुकी है इसको बनाने में। एक पहले तो लिख लिए ढूंढो टॉपिकों के लिए, फिर इनके बाद बोर्ड पर लिखो। अगर डिजिटल बोर्ड वाल होता तो अपन लगा लेते, अभी तो हमें यहाँ से खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वोल्टेज अभिक्रिया, अब यहाँ से मान लीजिए जो मैंने इतनी अभिक्रियाएँ लिखी हुई हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएँ हैं, और जो पेपरों में आती हैं, पेपरों में अभिक्रियाएँ जरूर आती हैं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ। तो वो कौन कौन सी हैं, वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, और राइमर टीमैन अभिक्रिया, और विलियम संश्लेषण। ये जो अभिक्रियाएँ इतनी जो मैंने लिखी हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएँ यहाँ पर की हैं। और इनकी बात करें तो कोल्बे सिमिट अभिक्रिया, एल्डोल संघनन और कैलिंजारू, ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएँ हैं। फिर अगला है कार्बेलामीन
हाफमैन ब्रोमेमाइट अभिक्रिया, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमेमाइट अभिक्रिया। कार्बोक्सिलीकरण, क्रीमेंस अपचयन, एस्टीकरण, डार्जन अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी जी अभिक्रियाएं हमें पढ़ लेनी है। तो यहाँ तक आपके प्रश्न हो सकते हैं, यानी 80 तो नहीं हो लेकिन 78 हो गए। तो यहाँ तक आपको इन टॉपिकों को तैयार करना है। अगर आप इन टॉपिकों को तैयार कर लेते हो 1-2% आपकी तैयारी यानी 2-5-10% हो जाएगी। तो आपके मॉडल पेपर आने वाले हैं, उनसे विकल्प, उनसे अति लघु, ये सब बच जाती हैं। इन टॉपिकों को हम तैयार तो कर लिए, बस फिर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस रिपीट करिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रैक्टिस सेट लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाइए। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।